सबसे अहम खबर हिंदू तख्त की जानिब से आज पटियाला बंद की कॉल दी गई है। शिवसेना बाल ठाकरे समेत दीगर हिंदू तंजीमें इस बंद की तायद कर रही हैं। काली देवी मंदिर के बाहर बंद के हामी जमा होंगे। तशद्दुद के बाद इंतजामिया मजीद मुस्तैद है। इस मामले में पुलिस ने हरीश सिंगला को गिरफ्तार किया है। हरीश खालिस्तान मुखालिफ मार्च की क़यादत कर रहे थे। वज़ीर आला ने इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला भगवंत मान ने वाज़ेह किया कि हुकूमत रियासत में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाबंद अहद है। किसी को भी रियासत के अमन और फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी में खलल डालने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। देखिए, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि ये जो अनफॉर्चुनेट क्लैशेस, वायलेंस की घटना पटियाला में हुई है, ये कोई दो समुदाय के बीच में नहीं बल्कि दो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के बीच में, दो राजनीतिक दलों के बीच में ये झगड़ा, ये क्लैशेस आज हुए, वायलेंस हुआ। एक तरफ शिवसेना कांग्रेस पार्टी के लोग थे, दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के लोग थे, और इन दोनों पार्टियों के शरारती एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ये झगड़ा किया, ये वायलेंस क्रिएट किया और पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई। पहली चीज, पंजाब का माहौल बिगाड़ना या पंजाब की अमन शांति भाईचारे से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी चीज, इस घटना पे पंजाब पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए वहां पे हालत जो है उसे सामान्य किया, शांति बहाल करी है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इस पूरी वायलेंस के पीछे जो लोग थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार, भगवंत मान साहब की सरकार करने जा रही है। I'm not clear because this sort of a situation has not been seen for more than 10 years or 20 years. Hindus and Sikhs live very happily together and there is no difference between the two. I therefore can't really comment as to what triggered this because this is against the ethos or the norms of Punjab. However, I'm glad that the peace has been restored and harmony has begun. देखिए, जिस बात को डर था कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का डर था, साथ ही साथ जातीय दंगे होने का डर था, लगता है वो सब सच साबित होने जा रहा है। और आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस प्रकार से तुष्टीकरण कर रही है, निश्चित रूप से पंजाब का अमन चैन खतरे में है और पंजाब में कानून व्यवस्था का राज कायम करें, ये एक बहुत जरूरी विषय है। मुझको लगता है जिन वादों के साथ आम आदमी पार्टी आई है वो पूरी तरह से फेल है। तो नाज़रीन, आज पटियाला बंद की कॉल दी गई है। हिंदू तंजीमों ने आज इस बंद की कॉल दी है। आपको बताएं कि हिंदू तख्त, शिवसेना और दीगर कई तंजीमें इस बंद की तायद कर रही हैं और इस सिलसिले में जिस तरह से कल तशद्दुद हुआ था, उसके बाद इस मामले में पुलिस ने हरीश सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। हरीश खालिस्तान मुखालिफ मार्च की क़यादत कर रहे थे और वज़ीर आला ने इस पूरे मामले की तफ्तीश का हुक्म दे दिया। साथ ही साथ इंतबाह दे डाला कि रियासत में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए वो पाबंद अहद है। किसी को भी रियासत के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मनोज शर्मा। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, आज बंद की कॉल दी गई है, सिक्योरिटी को लेकर वहां पर क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त? जी हिदा, मैं बता दूं कि जो हिंदू संगठन है उनके द्वारा आज पटियाला बंद की जो कॉल दी गई थी, उसके मद्देनजर जो पटियाला शहर है वहां को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जो प्रशासन है वो किसी भी तरह की जो कल गलती हुई थी, या हम लोग ये कह सकते हैं कि कल जो हुआ था वो दोबारा ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं आपको पीछे दिखा दूं कि जो ये काली माता का मंदिर है पटियाला के, ये वही जगह पे है जहां पर कल पूरा
बवाल हुआ था। अभी पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है और क्योंकि हिंदू संगठनों ने ये आज जो रोष मार्च है वो निकालेंगे, उसको रोकने के लिए या उनको मीटिंग के लिए भी प्रशासन ने बात की थी कि आप ये जो रोष मार्च है मत निकालिए। लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है वो यही है कि जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने यही कहा है कि जो ये मार्च है निकलेगा तो उसी के मद्देनजर कुछ समय पहले जो एसएसपी है पटियाला के वो यहाँ आए थे और उन्होंने कुछ हिंदू नेताओं से बात भी की है, लेकिन अभी वो चले गए हैं। उन्होंने सिर्फ ये बात कही है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, प्रशासन पूरी तरह से लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार है। तो कुल मिला के हिना मैं आपको बता दूं कि पटियाला में फिलहाल माहौल बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके मद्देनजर पटियाला जिले में इंटरनेट सेवाएं हैं वो आज 6 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है ताकि कोई इंटरनेट के जरिए किसी तरह की अफवाह ना फैला सके और माहौल खराब ना हो। जी मनोज, ये तो रही बात के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ वहां पर इंतजामात किए गए हैं। सियासत भी लगातार गर्मा रही है, मौसम तो है ही गर्मी का, सियासत भी इस मामले के बाद गर्मा रही है। जी बिल्कुल, hold please stay on the पर दिया गया था कि आखिर इतने दिनों से ये बात चल रही थी कि जो ये मार्च है वो निकाला जाएगा हरीश सिंगला की तरफ से जो शिवसेना के नेता थे, लेकिन प्रशासन ने इतना समय क्यों दिया, क्यों पहले कार्रवाई की? अगर पहले कार्रवाई की होती तो ये कल की घटना जो कल 2 समुदायों में उपद्रव हुआ वो ना होता। तो कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है जी। तो आज वहां के हालात पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, नजर बनी रहेगी। मनोज शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, राणा जोड़े के लिए आज काफी अहम दिन है। सेशन कोर्ट में आज उनकी जमानत की अर्जी पर समाअत होना है। आपको बताएं कि मुंबई पुलिस ने उनकी जमानत की अर्जी पर अदालत में अपनी रिपोर्ट जुमे के रोज दाखिल कर दी है। पुलिस ने इन दोनों की जमानत की मुखालफत की है। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में कहा गया है कि दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, उन पर 124A की दफा लगाई गई है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो राणा जोड़े को राहत मिलेगी या जेल में रहना होगा, इसी के ताल्लुक से आज का अपडेट हम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, राणा जोड़े के लिए आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, तफसीलात चाहेंगे, कब तक ये कार्रवाई होना है? देखिए, सच कहा आपने कि आज का दिन इनके लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि आज इनकी जो सुनवाई है उस पर फैसला हो सकता है। करीब 2:45 पर यह मामला कोर्ट में आने वाला है। इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि इन्हें जेल में रहना या रिहाई मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से राणा दंपति को लेकर पुलिस विभाग की कार्रवाई शुरू है और पुलिस विभाग लगातार जो कोर्ट में जो मामले चल रहे थे उस पर अपनी जो पिटिशन से अपनी याचिका है वो भी उन्होंने चार्जशीट है वो फाइल कर दी है और अपने रिप्लाई फाइल करते दौरान उन्होंने बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है। जहाँ तक उनके वकील की बात करें तो साफ तौर पर उनका ये कहना था कि ये एक जनप्रतिनिधि हैं, नवनीत राणा एक सांसद हैं और रवि राणा एक एमएलए हैं, तो ऐसे वक्त में जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्हें तुरंत का तुरंत बेल देनी चाहिए। साथ ही मेडिकल का भी हवाला दिया था, लेकिन उस पर किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि एक बड़ा आरोप उन पर लगाया गया है 153A, जो 2 समुदाय के बीच में भड़काऊ भाषण करना, तनाव पैदा करना, इस तरह के मामले सामने तौर पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मुंबई पुलिस ने और कई हवाला दिया है जिसमें उन्होंने कई और बातें बताई हैं, जिसमें कई मामले रवि राणा और नवनीत राणा पे दर्ज है, इस तरह की बातें की, तो इसमें बेल नहीं मिलनी चाहिए, इस तरह का उन्होंने तर्क रखा है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई 2:45 पे है। इस बारे में जानकारी उस वक्त मिल पाएगी कि आज कोर्ट ने उन्हें राहत दी है या फिर उन्हें अभी भी जेल में रहना पड़ सकता है। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी और महाराष्ट्र अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में हुई इफ्तार पार्टी पर बवाल है कि थमता नजर नहीं आ रहा है। चांसलर के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी है। तलबा ने चांसलर की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया, नारेबाजी की। तलबा चांसलर से माफी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में वाक़ महिला कॉलेज में हुई इफ्तार पार्टी में चांसलर समेत यूनिवर्सिटी इंतजामिया के तमाम आला अफसरान मौजूद थे और इसी के बाद से ये तमाम बवाल हो रहा है।
और अब बात बिजली के बहरान की। पावर प्लांट्स में कोयले की कमी के सबब मुल्क की कई रियासतों को बिजली की शदीद कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क के तकरीबन 173 थर्मल प्लांट्स में कोयले की शदीद किल्लत देखी जा रही है। महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और झारखंड समेत दीगर रियासतों में पावर प्लांट्स को कोयले की माकूल सप्लाई नहीं मिल पा रही है। उधर दर्जे हरारत में हो रहे इजाफे से लोग पहले ही परेशान हैं। कौमी राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर लोड शेडिंग ने रही सही कसर पूरी करके रख दी है। पिछले 6 वर्षों में बिजली का ये सबसे संगीन बहरान बताया जा रहा है, जिसने इस चिलचिलाती धूप और शिद्दत की गर्मी में जिंदगी को इस बुरी तरह से मुतासिर किया कि लोग ना तो अपने घरों में चैन से रह पा रहे हैं, ना ही बाहर निकलने की हिम्मत ही कर पा रहे हैं। पावर प्लांट्स में कोयले की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए मुसाफिर ट्रेनों तक को कैंसिल कर दिया गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने 8 मई तक 40 दौरों, जबकि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 25 मई तक जुमला 713 दौरों को मंसूख कर दिया है। यानी गर्मी ने ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर डाला है। बिजली के बहरान का ये असर। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हिमांशु। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस मसले का कोई हल होता दिखाई दे रहा है? कुछ कहा गया है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तेज़ धूप हो रही है, तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो इसने कहीं ना कहीं लोगों की भी परेशानी बढ़ाई है और सरकारों की भी परेशानी, क्योंकि जो खपत है वो बढ़ गई है लोगों की। गर्मियों में जाहिर तौर पे जो एसी का संचालन किया जाता है उसकी वजह से खपत बढ़ गई, तो यानी डिमांड ज़्यादा हो गई है, अभी सप्लाई कम है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे आम लोग हों चाहे सरकार हो, जिसकी वजह से बिजली कटती है, ट्रिपिंग होती है, तमाम समस्याएँ देखने को मिलती है। आज की बात कर ले तो तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया और आपको बता दें कि इस बार मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले 54 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है इस बार। और अभी तक दिल्ली में जो तापमान दर्ज किया गया है वो करीब करीब 47.5 किया गया है और जो अधिकतम तापमान से 0.2 कम है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, धूप तेज़ हो रही है और इसके अलावा लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। मौसम बदलता है जिसकी वजह से बीमारी भी बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पे ये चिंता का विषय और लोगों को खुद अलर्ट होने की ज़रूरत है। जी हिमांशु, तो ये तो आपने पूरा हाल बताया कि मौसम का क्या कुछ वहाँ पर हाल दिखाई दे रहा है, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार ये मांग की जा रही है कि जितनी जल्द हो सके इस मसले को हल किया जाए। मौसम विभाग की तरफ से, यानी महकमा मौसमियात की तरफ से क्या कुछ मौसम के लिए पेशन गोई की गई है? इस ताल्लुक से कोई इत्तला, कोई जानकारी? जी बिल्कुल देखिए मौसम विभाग लगातार एक्टिव है और डाटा भी जारी कर रहा है और आज जो डाटा जारी किया गया उसके हिसाब से करीब 2 से 4 मई के बीच बताया जा रहा है कि हल्की फुल्की बारिश होगी और बारिश से मौसम कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन आज भी धूप का तेज़ देखने को मिल रहा है, तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 38 से 39 के आसपास तापमान है, ये माना जा रहा है कि 40 के आसपास पहुंचेगा। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जो अधिकतम तापमान है और जो न्यूनतम तापमान है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। जो अधिकतम तापमान पहले 18, 19, 20 रहा करता था, माफ़ कीजिएगा, जो न्यूनतम तापमान 18, 20 रहा करता था वो भी बढ़ गया है, 20, 22, 24 हो गया है और जो अधिकतम तापमान जो 38 से 40 रहता था वो 40 के पार चला गया। तो जाहिर तौर पे ये गर्मी बढ़ रही है, तेज़ धूप बढ़ रही है, जिससे तपिश बढ़ रही है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी हिमांशु, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें ये थे हमारे साथी दिल्ली से हिमांशु, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से मौसम में तपिश बढ़ती जा रही है और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं बिजली का जो बहरान है वो भी अब बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल एक छोटा सा वक्फा, जल लौटें। और आज की ताज़ा खबर में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक जानिब जहां गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, वहीं पावर प्लांट्स में कोयले की कमी के सबब मुल्क की कई रियासतों को बिजली की शदीद कमी का सामना है। और राजस्थान में क्या कुछ हाल है वहां का,
क्या कुछ अशोक गहलोत ने आज कहा है, इसी के ताल्लुक से हम मजीद जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे लवली वाधवा का। आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान में भी ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के लिए ही कोयला बचा है और बिजली की किल्लत का भी लगातार वहां पर सामना है, बिजली का बहरान है। आज क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता से अपील की है कि वो सहयोग करें बिजली के इस संकट के दौर में। ये संकट पूरे देश में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संकट के दौर के दौरान जो है बिजली की जो किल्लत है उसको दूर करने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी जानकारी उन्होंने आम जनता को दी है कि सरकार जो है वो 12 रुपए यूनिट की दर से जो है वो महंगे दर पर बिजली खरीद रही है, लेकिन बाजार में बिजली ही नहीं है, मार्केट में बिजली जो है वो नहीं मिल पा रही है। जो हमारी डिमांड है उससे 33% ज्यादा बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है और पिछले 38 सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटा है। बिजली की सप्लाई डिमांड के बीच में जो अंतर है वो पिछले 38 सालों का अंतर जो है वो टूटा है। ऐसे में राजस्थान में हालात जो है बिजली की संकट को लेकर के वो बेहद खराब है। शहरी इलाकों में 1 घंटे, नगर पालिका इलाकों में 2 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 3 घंटे की बिजली कटौती की घोषणा की गई है 2 दिन पहले। लेकिन आपको बता दें कि कई इलाकों के अंदर 10 से 12 घंटे की बिजली कटौती जो है वो हो रही है, जिसके चलते जो आम लोग हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और गर्मी जो है, जो गर्मी का जो टेम्परेचर है, कहा जाता है राजस्थान के बारे में, राजस्थान में 42 डिग्री से ऊपर 45 डिग्री तक टेम्परेचर कई इलाकों में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो गर्मी की वजह से लोगों की समस्याएं जो है वो बढ़ती जा रही है और बिजली का जो संकट है उसकी वजह से लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मसले को लेकर के जो है वो राजस्थान सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोला हुआ है। वो उनके खिलाफ लगातार उन्होंने कल भी प्रदर्शन किया, आज भी वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को और आम जनता को जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री खुद आगे आए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है, सहयोग मांगा है और उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में, उन्हें सहयोग करना चाहिए कोयला संकट को दूर करने के लिए। कोयले की डिमांड लगातार की जा रही थी, बिजली की डिमांड की जा रही थी, लेकिन उनकी सुनवाई, राजस्थान की सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे में वो लगातार केंद्र पर आरोप भी लगा रहे हैं और लोगों से भी अपील जी। बहरहाल तो अब इस तरह के इल्जाम और उसके बाद आने वाले बयानात का सिलसिला तो जारी है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि खमियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ रहा है। लवली वाधवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस तमाम तर जानकारी के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रियासतों के वज़ीर आला और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। विज्ञान भवन में 10 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह होगा। पीएम इस मौके पर खिताब भी करेंगे। इससे पहले वज़ीर आला और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस 2016 में मुनक़िद की गई थी। ये कॉन्फ्रेंस आमिला और अदलिया को मौका फराहम करती है कि वो इंसाफ की फराहमी के लिए लाया अमल बनाने और निज़ाम इंसाफ को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर तबादला ख्याल करें। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 2016 में इस तरह की एक जो कॉन्फ्रेंस थी उसका इनेकाद किया गया था। चूँकि आप यहाँ के मामलों को हमेशा से देखते रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी बहुत सारी आपको पता है, कितनी अहम आप इसको मानते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस इस कॉन्फ्रेंस की? जी देखिए हिना, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि देखिए पहले मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि तमाम जो फिलहाल राज्य के चीफ जस्टिस हैं वो फिलहाल यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री वो भी पहुंच चुके हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच गए हैं। 2016 के बाद से ये पहला फिलहाल सम्मेलन है जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका आमने सामने होंगे। पूरे राज्य की अगर बात करें, पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसको लेकर एक बड़ा डिस्कशन होने वाला है। पूरे राज्यों में जजों की जो संख्या है उसके मामलों को लेकर एक डिस्कशन होगा। कल चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि पूरे देश भर में मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकारें और उसके साथ साथ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच का समन्वय बनाने के लिए एक बड़ी बैठक है जहां पर चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, प्रधानमंत्री खुद यहां पर होंगे, लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू भी शामिल होंगे। तो ये तमाम लोग अपने सामने आज एक बड़ा डिस्कशन करेंगे कि पूरे देश भर में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में हिना समन्वय कैसे बैठाया जाए, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए,
कोर्ट को, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनकी संख्या कैसी बढ़ाई जाए और पूरे देश भर में जो अदालतें हैं वहां पर जो जजों की कमी है उन कमी को पूरा करने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे एक साथ चलकर इस दूरियों को कम करें ताकि जो न्याय है वो समाज के उस तबके तक पहुंच सके जिस उम्मीद से वो न्यायपालिका या कार्यपालिका में संविधान के मुताबिक आगे बढ़ता है। और इसीलिए फिलहाल कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बैठकर एक समन्वय को लेकर एक बड़ी चर्चा होगी, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ी चर्चा होगी और एक समाज के एक सबसे नीचे तबके के बैठे व्यक्ति को भी न्यायपालिका में न्याय कैसे दिलाया जाए इसको लेकर राज्य सरकार लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। तेलंगाना के यादाद्री के भुंगेर में बीती शब एक पुरानी इमारत के मुनहदिम होने से 4 लोगों की मौत की खबर है। मुतादिद अफराद इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। तेलंगाना के गवर्नर ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। जिला हुक्काम को हादसे में जख्मी होने वालों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। बजरंग दल के कारकुनान ने मुबैना इस्मतदरी के मुलजिम के दिफा में थाने पहुंचकर जबरदस्त हंगामा किया। बजरंग दल के कारकुनों ने पुलिस एहलकार की सरेआम पिटाई भी कर डाली। फिर मामला दोनों जानिब से गाली गलौज पर आकर थम गया, बदसलूकी पर थम गया। ये वाकया उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 39 में पेश आया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार नौजवान पर इल्जाम है कि उसने सदरपुर कॉलोनी में रहने वाली एक खातून के साथ बदसलूकी की थी। बजरंग दल के कारकुनों के हंगामे से मुतालिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा के एमएलए अंगद कन्हार जन की उम्र 57 साल है। इस साल 10वीं का यानी 10th का वो इम्तिहान दे रहे हैं। 40 साल पहले खानदानी मजबूरियों की वजह से अंगद कन्हार ने स्कूल छोड़ दिया था। एमएलए कन्हार का कहना है कि मुझे मालूम हुआ कि बहुत से लोग 50 साल या उससे ज्यादा की उम्र में भी इम्तिहान देते हैं, इसलिए मैंने 10th का ये एग्जाम देने का फैसला किया। इम्तिहान दें या तालीम हासिल करें, इसके लिए उम्र की कोई पाबंदी, कोई कैद बिल्कुल नहीं होती। कन्हार के साथ उनके 2 दोस्तों ने भी इम्तिहान दिया, जिनमें एक सरपंच भी शामिल है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।